हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द सोफिस्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में, जो कि 4 सालों तक चला था, 1914 से 1918 तक। अगर सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो इसमें 30 देशों के करीब 6.5 करोड़ लोगों ने भाग लिया था, जिसमें 80 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे और करीब 2 करोड़ लोग घायल हुए थे। तो आज हम बात करेंगे कि वो क्या कारण थे जिसकी वजह से इतना बड़ा युद्ध हुआ। कि 20वीं शताब्दी तक आते आते यूरोप इस बात को तो अच्छे समझ ही चुका था कि युद्ध किसी भी देश की आर्थिक प्रगति को रोक देता है, लेकिन फिर भी इस समझ के बाद भी, इस सूझबूझ के बाद भी ऐसे क्या कारण बने, ऐसे क्या सिचुएशंस बने जिसकी वजह से ये वॉर को रोका नहीं जा सका। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो बेहतरी के लिए हम इस वीडियो को 4 भागों में डिवाइड कर देंगे, जिसमें हम पहले पार्ट में सिंपली उस पॉलिटिकल कंडीशंस को जानेंगे, वर्ल्ड वॉर 1 के पहले यूरोप में किस तरह की राजनीतिक स्थिति पनप रही थी। दूसरे भाग में हम ये जानेंगे कि क्या कारण थे जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ। तीसरे भाग में हम ये जानेंगे कि क्या इवेंट्स थे इस युद्ध के दौरान। और चौथे भाग में हम सिंपली इसके इम्पैक्ट के बारे में जानेंगे। तो हम लोग बात करते हैं पहले पार्ट की, दैट इज़ कंडीशन ऑफ यूरोप एट द ईव ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले यूरोप की क्या राजनीतिक स्थिति थी, हम इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखिए, जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ था तो ये सिर्फ 2 देशों के बीच की लड़ाई थी। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे हमला कर दिया था, लेकिन ऐसे क्या कारण थे कि सर्बिया के बचाव के लिए रूस आ गया, फिर रूस के अपोजिशन के लिए जर्मनी आ गया, फिर रूस के समर्थन के लिए फ्रांस आ गया, फ्रांस के समर्थन के लिए ब्रिटेन आ गया, इटली आ गई। तो ऐसे क्या कारण थे जो कि इन देशों को भी इस युद्ध में घसीट रहे थे। हालांकि युद्ध के जो कारण थे, जो इन दोनों देशों के बीच में युद्ध शुरू हुआ था, जिसके बारे में हम लोग बात भी करेंगे आगे, उससे इन देशों का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी एक ऐसा वेव ऑफ अलायंसेस बना हुआ था यूरोप में कि एक के बाद एक दूसरे देश इसमें आते ही गए। तो हम लोग अलग अलग देशों की स्थिति के बारे में जानेंगे, सिंपली उनके पॉलिटिकल रिलेशंस के बारे में जानेंगे। तो अगर हम पहले बात करें फ्रांस और जर्मनी की, तो जियो पॉलिटिक्स के हिस्ट्री में देखा गया है कि 2 देश अगर वो नेबर है तो उनके बीच में अक्सर एक टेंशन का माहौल देखा गया है, एक तनाव का माहौल देखा गया है। फ्रांस और जर्मनी इस थ्योरी को विटनेस भी करते हैं। पर जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है वो 1870 की लड़ाई है, जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में हुआ था, जिसमें जर्मनी फ्रांस को हरा देती है और फ्रांस का एक इम्पॉर्टेंट जगह एल्जेक लोरेन उसको अपने कब्जे में कर लेती है। अब ये एल्जेक लोरेन फ्रांस के लिए बहुत ही ज़रूरी जगह था, क्योंकि इससे जो मिनरल्स निकलते थे, इससे जो रिसोर्सेज निकलते थे, वो फ्रांस की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी थे। तो जर्मनी ने उसको कब्जे में कर लिया, तो यहाँ से फिर एक टेंशन का माहौल दोनों देशों के बीच में शुरू हो गया। इसके बाद 1904 की एक ऐसी घटना है जिसमें फ्रांस ने जो है ब्रिटेन की मदद से मोरक्को के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। आधिपत्य स्थापित मतलब सिंपली वहाँ पे अपनी मिलिट्री लगा दी थी, वहाँ पे अपने पुलिस को इंस्टॉल कर दिया था। और जर्मनी ने जबकि इसका विरोध भी किया था, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। तो यहाँ पे फिर जर्मनी को एक हारा हुआ महसूस होने लगा, तो ये भी एक टेंशन का माहौल बन गया। तो ये 2 इवेंट काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं फ्रांस और जर्मनी के बीच की टेंशन को दिखाने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं सर्बिया के ऊपर। सर्बिया देखिए, इस युद्ध में सर्बिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सर्बिया ही वो देश है जिसके ऊपर ऑस्ट्रिया ने हमला कर दिया था, यहीं से लड़ाई शुरू हो गई थी। लेकिन ये कारण सर्बिया की, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर हमला क्यों कर दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जानना कि सर्बिया की उस वक्त मानसिकता क्या थी, उस वक्त उसकी स्थिति क्या थी। दरअसल सर्बिया में सर्ब लोग ज़्यादा रहा करते हैं। सर्ब एक तरह के एथनिक ग्रुप हैं। एथनिक ग्रुप और रिलीजियस ग्रुप अलग अलग होते हैं। जैसे मैं कह दूं कि हम एक ही कॉलोनी से 2 अलग अलग लोगों को लेते हैं, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है। दोनों का रिलीजन तो अलग अलग है, लेकिन एथनिकली दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों एक ही आप कह सकते हैं जगह पे पैदा हुए हैं। दोनों का एक ही लैंग्वेज है, एक ही कल्चर है। तो एथनिक ग्रुप यानी सिंपली एक कल्चरल ग्रुप, कल्चरल यूनिटी की बात करता है एथनिसिटी। तो सर्बिया में सर्ब्स रहा करते थे, और सर्ब्स रशिया में भी थे, बाल्कन कंट्रीज़ में और कई देशों में थे। तो सर्बिया सिंपली चाहती थी कि इन सर्ब्स का एक अपना देश बने, यूगोस्लोवाकिया, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनता भी है। तो सर्बिया बस इतना ही चाहती थी कि इनका अपना एक पर्सनल देश हो, अपना एक देश हो। ये सर्बिया की चाहत थी, ये सर्बिया की उस टाइम पे थिंकिंग थी। अगर हम बात करें ऑस्ट्रिया की, तो ऑस्ट्रिया को इस युद्ध, क्योंकि ऑस्ट्रिया ही वो देश था जिसने सर्बिया के ऊपर हमला किया था, पहला लड़ाई यहीं से शुरू हुआ था। तो ऑस्ट्रिया को क्या दिक्कत थी सर्बिया से,
दरअसल ऑस्ट्रिया को सर्बिया से ये सर्बिया का जो गोल है यूगोस्लोवाकिया का, उससे काफ़ी दिक्कत इसलिए थी क्योंकि जब अगर ये देश बनता भी तो इसमें ऑस्ट्रिया का एक बड़ा हिस्सा चला जाता, तो ऑस्ट्रिया को अपने डिसइंटीग्रेशन की प्रॉब्लम थी। और समस्या सिर्फ इस एक देश की नहीं है, ऑस्ट्रिया में और भी लोग रहा करते थे, पोल्स रहा करते थे, चेक्स रहा करते थे, और ये लोग भी अपने अलग अलग देश की मांग उठा रहे थे उस टाइम पे। तो ऑस्ट्रिया को ये डर था कि अगर इन सब की बातें सुनी जाने लगी तो हमारा पूरा राज्य ही ख़त्म हो जाएगा। उस टाइम पे ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों एक ही देश थे और काफ़ी बड़ा देश बन गए थे वो। इनको कंबाइंडली हैप्सबर्ग एम्पायर कहा जाता था। तो ऑस्ट्रिया इसी बात को लेकर डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको अपना एक अलग देश देने के चक्कर में हम पूरी तरीके से टूट जाएं, पूरी तरीके से अलग अलग हो जाएं। ये ऑस्ट्रिया के लिए एक बड़ी चिंता का विषय था। इसके बाद हम बात करते हैं रशिया के ऊपर। देखिए, रशिया 2 कारणों से इस युद्ध में इन्वॉल्व था। पहला कारण तो ये था कि रशिया में भी सर्ब्स की मात्राएँ काफ़ी ज़्यादा थी, तो एक, जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया है, कि एथनिकली दोनों में जुड़ाव हो जाता है, ये एक कारण था। दूसरा कारण रशिया की ज्योग्राफी में था। दरअसल रशिया यूरोप से ट्रेड करने के लिए ब्लैक सी का इस्तेमाल किया करती थी। रशिया के नीचे है ब्लैक सी, ऊपर है वाइट सी। वाइट सी की समस्या ये थी कि वाइट सी में इतने ज़्यादा बर्फ़ जमे रहते थे कि वो बहुत ही रेयरली वहाँ के पोर्ट्स का इस्तेमाल हो पाता था। ब्लैक सी जबकि वार्म वाटर था उसके कंपैरिजन में, तो ब्लैक सी से ही वो लोग अपना सामान जो है ट्रैवल करवाते थे। अब देखिए, ज्योग्राफी को समझिए। रशिया के नीचे है ब्लैक सी, रशिया के बगल में है यूरोप, और यूरोप के नीचे है मेडिटेरियन सी। अब ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी को जो जोड़ता है वो है स्टेट्स ऑफ डार्डेनेलेस। इसकी स्थिति आज के ईरान की तरह भी समझ सकते हैं। जैसे यूएस और या इनफैक्ट वेस्ट कंट्रीज़ को जो ईस्ट कंट्री से जोड़ता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेड रूट के लिए। उसी तरीके से स्टेट ऑफ डार्डेनेलेस है, ये रशिया के लिए और यूरोप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, एक दूसरे के बीच में संबंध बनाने के लिए, इकोनॉमिकल ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था एक दूसरे के लिए। अब समस्या ये थी कि रशिया का दुश्मन था ऑटोमन एम्पायर, जो कि स्टेट ऑफ डार्डेनेलेस के नीचे ही था, और इसी के ऊपर थे बाल्कन कंट्रीज़। तो क्योंकि रशिया का दुश्मन ऑटोमन पहले से ही था, तो रशिया चाहता था कि उसका एक बाल्कन कंट्रीज़ में अच्छा इन्फ्लुएंस रहे, अच्छा दबाव रहे, ताकि ये रास्ता उसके लिए, पैसेज उसके लिए बंद ना हो जाए कभी। तो इसलिए भी वो बाल्कन की पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट लिया करता था। तो ये रशिया की स्थिति हो गई। इसके अलावा हम ब्रिटेन की बात करते हैं। देखिए, ब्रिटेन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। ब्रिटेन, पहली बात तो जोग्राफिकली काफ़ी अलग रहा है, और दूसरी बात, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले शुरू हुआ था। तो ब्रिटेन में भी काफ़ी समझदार लोग आए हैं, उन्होंने भी युद्ध का काफ़ी विरोध किया था। इनफैक्ट जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने के एकदम शुरू ही हो गया था इनफैक्ट, तो ब्रिटेन ने आखिरी दम तक इसको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि ब्रिटेन भी इसके चपेट में आ गया, ब्रिटेन भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगा। तो अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो दरअसल ब्रिटेन और फ्रांस का एक ट्रीटी साइन हुआ था 1904 में, जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं जब हम जर्मनी और फ्रांस के बीच की राइवलरी के बारे में बात कर रहे थे, जो मोरक्को के ऊपर हम जब लोग बात कर रहे थे। तो इसी ट्रीटी के तहत ब्रिटेन ने फ्रांस की मदद की थी। इसी ट्रीटी को बाद में और बड़ा कर दिया गया और इसमें 3 देश शामिल हो गए थे, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। अब अगर फिर से ज्योग्राफी को देखें तो ब्रिटेन ऊपर है, फ्रांस जर्मनी के बगल में है और रशिया भी जर्मनी के बगल में है। तो एक ट्रायंगल सा बन जाता है, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया मिला के एक ट्रायंगल बनाते हैं, जिसके बीच में जर्मनी फंस जाता है। तो जर्मनी को ये डर रहता है कि कभी अगर इन देशों में से किसी भी देश से मेरी लड़ाई हो जाएगी तो मुझ पर 3 तरफ से हमला हो जाएगा। तो एक तरीके की शंका जर्मनी के अंदर पैदा कर देती है, और ये एक टेंशन का माहौल ऐसा बनता है यूरोप में कि फिर इसका अंत बहुत ख़राब रहता है। इन सारी बातों को हम एक मैप के थ्रू समझते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक मैप होगा जिसमें देख सकते हैं कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक रेड कलर से एरिया डिफाइन किया गया है, यही है एल्देक लोरेन। इसी के ऊपर फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक तनी तना का माहौल बनना शुरू हो गया था 1870 में ही, 1870 में ही। और एक ट्रायंगल देख सकते हैं जो कि ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस को जोड़ रहा है, और जर्मनी किस तरीके से इसके बीच में फंसा हुआ है। और अगर नीचे देखेंगे तो किस तरीके से मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं स्टेट ऑफ डार्डेनेलेस के थ्रू। अगर देखिए इसको मैप में आप देखेंगे गूगल मैप पे, तो आपको लगेगा कि इन दोनों के बीच में कहीं ज़मीन भी है,
लेकिन आप इसको एक्स्ट्रा जूम करके देखेंगे तो बहुत ही बहुत ही पतला सा पैसेज है वो। तो इसके साथ हम लोग का ये पहला पार्ट ख़त्म होता है, जिसमें हम लोग यूरोप की जियो पॉलिटिक्स के बारे में समझ चुके हैं। अब हम उन कॉजेज़ के बारे में समझेंगे। अब हम लोग पार्ट 2 की बात करते हैं, जिसमें हम लोग सिंपली उन कॉजेज़ को जानेंगे जिसके कारण वर्ल्ड वॉर 1 ट्रिगर हुआ था। तो जिसमें सबसे पहला कारण है राइज इन नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद में वृद्धि। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूरोप में इस बात का प्रचार तो अच्छे से हो गया था कि इंसान की जो स्थिति है उसमें उसके संघर्ष के अलावा उसके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे की भी काफ़ी जवाबदेही रही है। यानी अगर व्यक्ति गरीब है तो ऐसा नहीं कि वो संघर्ष नहीं कर रहा है इसलिए वो गरीब है, बल्कि एक ऐसा ढांचा बना हुआ है जिसमें ज़्यादातर संपत्ति एक विशेष वर्ग के पास है या उसके पास वो पहुंच नहीं पा रही है। तो ये ढांचा बहुत महत्वपूर्ण है और लोग इस बात को समझने लगे थे। इसलिए वो कैसे समाज की रचना चाहते थे, कैसे राष्ट्र की रचना चाहते थे, जहाँ से उनके अपने हितों को प्रमोट किया जाए, जहाँ पे उनका अपना प्रोग्रेस पॉसिबल हो, जहाँ पे वो ईजनेस हो, जहाँ पे उनके प्रगति की बात की जाए। तो इसलिए भी एक राष्ट्रवाद का काफ़ी विचार वहाँ पनपने लगा था यूरोप में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद खास करके। अभी विचार वैसे तो प्रगति के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे गए हैं, और कैसे देखे गए हैं इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद ही बात करेंगे। पर अगर फ्रांस और जर्मनी की बात करें, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि दोनों के बीच में पहले एक राइवलरी पनप रही है, जिसका कारण यही है कि जर्मनी ने फ्रांस के एक एरिया को कब्जा कर लिया है। अब वैसे तो एरिया काफ़ी इकोनॉमिक की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण एरिया है फ्रांस के लिए, लेकिन अगर वो एरिया ना भी महत्वपूर्ण हो तो भी एक प्रतिष्ठा का विषय होता है। तो जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर हमला करके उसका एक भाग छीन लिया, और ये फ्रांस के अहंकार को, फ्रांस की प्रतिष्ठा को एक तरीके से चोटिल किया, उसने एक तरीके से चोट पहुंचाया है। तो ये भी एक तनातनी का माहौल काफ़ी रहा है। दूसरा कारण, जैसे कि मैंने सर्बिया के बारे में बात की, सर्बिया एक अलग देश चाहता था, यूगोस्लोवाकिया, वो भी एक काफ़ी बड़ा डिमांड रहा है यूरोप में। और सर्बिया ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्ब्स लोग ही चाहते थे, चेक्स लोग भी चाहते थे। पोलैंड एक देश हुआ करता था एक टाइम पे, लेकिन जर्मनी ने, और क्योंकि उस टाइम पे जर्मनी नहीं थी, उस टाइम पे प्रशिया था, रशिया था और ऑस्ट्रिया था, ये तीन देशों ने उसको मिलकर आपस में बांट लिया और करीब 127 सालों तक वो यूरोप के नक्शे से गायब हो गया। यानी कि वो नक्शे में ऐसा कोई देश दिखाया ही नहीं जाता था, उसको तीनों देशों ने मिलकर आपस में बांट लिया। लेकिन वहाँ के जो लोग थे, जो एथनिकली कनेक्टेड थे, वो लोग चाहते थे कि उनके देश को रिस्टोर किया जाए, और ऐसा हुआ भी था बाद में। तो एक इस तरह की राष्ट्रवाद की भावना ये लोगों के अंदर एक तरीके का विरोध डाल रहा था उस वक्त के लोगों के अंदर, जो कि स्थिति को थोड़ा इंटेंस कर रहे थे। अब अगर दूसरे कारणों की बात करें तो एक कैंपिज्म का सिस्टम यूरोप में देखा गया। दरअसल अमेरिका के प्रोफेसर फे हैं, वो मेंशन करते हैं कि 1870 के फ्रांस और जर्मनी के बाद से यूरोप में कई देश जो है आपस में कई सारी संधियाँ करना शुरू कर दिए थे, और ये एक कैंपिज्म की सिस्टम देखा जाना शुरू हो गया था। यानी एक देश दूसरे देश से जुड़े हुए हैं, और इनका जुड़ाव क्या है, इनके हित क्या हैं, ये दूसरे किसी और देशों को नहीं मालूम था। इसलिए भी एक टेंशन का माहौल, एक डर का माहौल था। यानी कि जैसे फ्रांस और ब्रिटेन आपस में जुड़े हुए हैं और रशिया जुड़े हुए हैं, तो अब जर्मनी के लिए एक चिंता का माहौल था कि ये लोग आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, या फिर ये लोग आपस में क्यों मिले हैं, क्योंकि उनके इंटेंशंस इतने क्लियर नहीं थे। तो ये जर्मनी के अंदर एक डर के माहौल पैदा कर रहा है। जर्मनी इस डर के कारण अपने नेवी को, अपने आर्मी को, अपने आर्मेंट्स को और बढ़ा रहा है, अपने हथियारों को और बढ़ा रहा है। तो ये एक यूरोप में शंका का माहौल पैदा कर देते हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के बाद जब लीग ऑफ नेशंस की बात होती है, तो वुड्रो विल्सन इसके ऊपर कहते हैं कि एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे कई राष्ट्र अपने मतों को या फिर अपने रिश्तों को सबके सामने रखे, एक पब्लिकली उनके रिश्ते हों। ये जो अंडर द टेबल इनका रिलेशन है, ये एक शंका पैदा करता है, ये एक डर पैदा करता है। और इन्हीं कैंपिज्म के कारण उस टाइम पे यूरोप दो भागों में विभाजित हो गया था। एक भाग में जैसे कि ब्रिटेन है, जर्मनी है, एक भाग में फ्रांस है, ब्रिटेन है और रशिया है, दूसरे भाग में जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है और बल्गेरिया है, ऑटोमन एम्पायर है। तो ये कई देश जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ने लगे थे। तो ये एक कारण था विश्व युद्ध का। तीसरा एक कारण था रेस फॉर कॉलोनीज, यानी कि साम्राज्यवाद के लिए रेस।
दरअसल उस टाइम पे कई देश अपने आर्थिक प्रगति के लिए कॉलोनीज चाहते थे। कॉलोनीज से सिंपली वहाँ के वो रिसोर्सेज को अपने देश में ले आते और उसको अपने डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते थे। तो उनके लिए क्योंकि जो जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत थी वो कॉलोनीज में भी थी, तो कॉलोनीज से उन रिसोर्सेज को छीनते थे। तो इसलिए यूरोप के कई देशों में एक संघर्ष का वजह पैदा हो गया था कि किस कॉलोनी के ऊपर कौन सा देश कब्जा करेगा या किस कॉलोनी को कौन सा देश कंट्रोल करेगा। ये संघर्ष ऐसा नहीं कि अभी हाल का ही है, यानी कि 20वीं शताब्दी का ही है, ये पुराना रहा है। इसके कारण यूरोप में पहले भी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं और ये भी एक कारण बना था। इनफैक्ट हिस्टोरियंस इसके बारे में लिखते भी हैं कि वर्ल्ड वॉर वन इज़ ऑल अबाउट द रेस फॉर कॉलोनीज। तो ये एक कारण रहा विश्व युद्ध का। चौथा कारण है प्रेस और मीडिया। दरअसल उस टाइम पे भी प्रेस जो है चीज़ों को इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाती थी, दो देशों के बीच के तनाव को इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाती थी कि ऐसा लगता है कि इन देशों के बीच में किसी तरीके का वार्तालाप होना संभव ही नहीं है, किसी तरीके की बातचीत होना या किसी तरीके की संधि होना संभव ही नहीं है। तो प्रेस चीज़ों को इतना बिगाड़ देती थी कि लोगों के अंदर एक दूसरे को लेकर नफरत सा भरने लगा था। और यही एक कारण है कि लोग जो है युद्ध के लिए भी तैयार होना शुरू हो गए थे। युद्ध में जबकि लोग मारे जाते हैं, ह्यूमैनिटी का कितना लॉस होता है, लेकिन लोग दूसरे से इतना नफरत करने लगे थे कि वो ये नहीं सोचते थे कि इसमें नुकसान भी हो रहा है। इनफैक्ट अगर आज की भी हम बात करें तो प्रेस का रवैया ऐसा ही रहता है, वो कई चीज़ें बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है। जैसे कुछ महीने पहले इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, तो इसको प्रेस ने दिखाना शुरू कर दिया कि न्यूक्लियर वॉर होने वाला है या इंडिया ने पाकिस्तान के कराची तक में कब्जा कर लिया है। जबकि जो ग्राउंड रियलिटी थी वो इससे बहुत ही कम थी, इससे बहुत ही अलग थी। या फिर जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी तो प्रेस ने भविष्यवाणी कर दी थी कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो रही है, या इनफैक्ट अभी ईरान और यूएस की लड़ाई चल ही रही है, तो बार बार प्रेस वर्ल्ड वॉर 3 का मेंशन कर रही है। तो इससे आज की इस रेसिपी से भी साफ दिखता है कि प्रेस चीज़ों को बहुत ही एग्जैजरेट करके दिखाती है। तो ये भी एक बड़ा कारण रहा है वर्ल्ड वॉर का। अगला कारण है विलियम केसर, जो कि उस टाइम पे जर्मनी के सुप्रीम लीडर हुआ करते थे। तो विलियम केसर बहुत ही शॉर्ट टेम्पर टाइप के इंसान थे, बहुत ही जल्दी उनको गुस्सा आ जाता था या फिर वो बातचीत में बहुत विश्वास नहीं रखते थे, बहुत डिप्लोमेसी में विश्वास नहीं रखते थे। उनको बातचीत करना एक तरीके से कमज़ोरी लगती थी। तो उनके एम्बिशंस जर्मनी को बहुत ऊपर ले जाने का ये बहुत घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि जब छोटे मोटे जो तनाव हुए भी हैं दूसरे देशों के साथ, उन्होंने बातचीत करके उसको सुलझाने की कोशिश नहीं की। तो ये भी एक कारण रहा है विश्व युद्ध का। इसके अलावा और कारणों की बात करें तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे नहीं था। दरअसल जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ तो लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, इसी कारण से बनाया गया क्योंकि इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस अपने कम से कम पार्टिसिपेंट से तो एक जवाबदेही की उम्मीद रखती है, एक सिंसियरिटी की उम्मीद रखती है कि कोई भी एक्शन लेंगे तो उसको वह जवाब देंगे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये कि वो इंटरनेशनली हर देश के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, या एटलीस्ट जो उसके मेंबर है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा ही। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के पहले ऐसा कुछ था ही नहीं, तो सारे देश जो है ऑटोक्रेटिक हो चुके थे पूरी तरीके से, अपने मन की करते थे, बिना किसी एथिक्स के बारे में सोचे, बिना किसी ह्यूमैनिटी के बारे में सोचे। तो ये एक कारण रहा, उनका मनमानी रवैया भी विश्व युद्ध का एक कारण रहा। इन सब के अलावा एक इमीडिएट कारण रहा है जो कि जिसने इस युद्ध को ट्रिगर किया, जिसने आप कह सकते हैं, क्योंकि पहले ही इतने सारे कारण हो गए थे कि लोगों के अंदर एक दूसरे को लेकर नफरत और खुन्नस भरने लगी थी, लेकिन जिसने इस युद्ध को लिटअप कर दिया, एकदम से जला दिया है, वो है प्रिंस आर्चड्यूक का मरना। दरअसल सर्बिया है, सर्बिया के ऊपर ऑस्ट्रिया है, तो ऑस्ट्रिया के ही प्रिंस बल्गेरिया में, जो कि सर्बिया के बगल में है, बल्गेरिया में एक दौरे पे आए थे, और सर्बिया के कुछ उग्रवादी लोग, कुछ उग्रवादी ग्रुप जो है, उन्होंने प्लान बनाया कि प्रिंस आर्चड्यूक को मार देंगे। अब ऐसा ऑस्ट्रिया ने एलिगेशन लगाया है सर्बिया के ऊपर कि सर्बिया इस बात को जानता था और सर्बिया ने उनकी मदद भी की। सर्बिया के जो हाई ऑफिशियल्स थे उन्होंने बल्गेरिया में उनको पहुंचाया और उनको आर्मेंट्स दिए, उनको हथियार दिए। तो इसके कारण से प्रिंसिप गिलबर्ट नाम का एक व्यक्ति था जिसने प्रिंस फर्डिनेंड और उनकी वाइफ सोफिया को मार दिया 28 जून 1914 को। और ये आप कह सकते हैं कि लास्ट नेल इन द कॉफिन जिसको कहा जाता है, कि ये इस सीरीज़ का आखिरी घटना था। इसके जस्ट एक महीने बाद वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया था। इसके जस्ट एक महीने बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर हमला कर दिया और वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया।
अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके थर्ड पार्ट के बारे में, जिसमें हम उन इवेंट्स के बारे में जानेंगे जो कि वर्ल्ड वॉर वन के दौरान हुआ था। दरअसल पहले भी जैसा कि मैं मेंशन कर चुका हूँ कि 28 जून को प्रिंस फर्डिनेंड की हत्या हो गई थी और उसके ठीक एक महीने बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर हमला कर दिया। तो इस एक महीने के दौरान बातचीत होने की भी कोशिश हुई थी, जिसमें ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर कई सारी मांगे रखी कि ऐसे ऐसे आपको करने चाहिए, कई सारी शर्तें रखी। सर्बिया ने ज़्यादातर चीज़ों को मान भी लिया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ शर्तें ऐसी थी जिसको सर्बिया नहीं मान पाया, क्योंकि ये उसके स्वाभिमान के खिलाफ था। और सर्बिया के इस स्टैंड को इनफैक्ट यूरोप के दूसरे देशों ने समर्थन भी किया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, इन मांगों को नहीं मानना चाहिए, ये गलत है। लेकिन ऑस्ट्रिया ने इस बात को पसंद नहीं किया और फाइनली 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के ऊपर हमला कर दिया। अब सर्बिया और रशिया की एक अच्छी दोस्ती थी, जैसा कि पहले भी मेंशन कर चुका हूँ। तो 1 अगस्त को रशिया ने खुद को तैयार करना शुरू कर दिया था सर्बिया के समर्थन में। इसी वक्त ऑस्ट्रिया और जर्मनी, जो कि ऑस्ट्रिया ने जर्मनी से मदद मांगी तो जर्मनी ने रशिया के ऊपर हमला कर दिया। अब 1907 की ट्रीटी के तहत, जो कि ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया के बीच में हुआ था, रशिया के समर्थन के लिए फ्रांस आया और फ्रांस और जर्मनी के बीच में फिर युद्ध होना शुरू हो गया। ये करीब 3 अगस्त की बात होगी, 3 अगस्त 1914 की बात है। इसी दिन पे स्पेन और इटली ने खुद को न्यूट्रल डिक्लेयर कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम किसी भी देश के साथ नहीं रहेंगे। बाद में अब क्योंकि देखिए, फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक और जगह है बेल्जियम। बेल्जियम एक बहुत ही छोटा सा देश है। अब जर्मनी चाहता था कि बेल्जियम से वो अपना सेना लेके फ्रांस के टेरिटरी में जाए, और बेल्जियम उस वक्त ब्रिटेन के प्रोटेक्शन में था। तो जर्मनी ने बेल्जियम को धमकी भी दी कि आपने अगर हमें 12 घंटों के अंदर एक पैसेज प्रोवाइड नहीं किया फ्रांस में जाने के लिए, तो हम आपके ऊपर भी हमला करेंगे। तो ये बात बेल्जियम ने जब ब्रिटेन को बताई, या ब्रिटेन की जानकारी में जब ये बात आई, तो ब्रिटेन ने जर्मनी के ऊपर हमला कर दिया। अब आप देखिए, इस तरीके से ब्रिटेन के आने के बाद काफ़ी सारी मेजर पावर्स जो है इसमें आ गए थे, युद्ध में आ गए थे। इसी दौरान बाल्कन वॉर्स भी, वो बाल्कन के जो देश थे वो भी इसमें आ गए थे, युद्ध में आ गए थे। बल्गेरिया, उसने ऑस्ट्रिया का समर्थन किया, सर्बिया के ऊपर हमला कर दिया। ऑटोमन ने रशिया के ऊपर हमला कर दिया 1916 में। इसी दौरान, क्योंकि इटली अभी तक खुद को न्यूट्रल डिक्लेयर किए हुए था, लेकिन ब्रिटेन और बाकी के एलाइड पावर्स ने, दरअसल ये 2 अलग अलग कैंप में बट गए थे। एक में ब्रिटेन था, फ्रांस था, रशिया था, सर्बिया था, उसके साथ और भी देश थे, कुछ बाल्कन कंट्रीज थी, और इटली भी बाद में इसमें जुड़ गया था। तो ये सब एलाइड पावर्स के रूप में जाने गए। बाकी जो अपोजिशन में थे उन सबको सेंट्रल पावर कहा गया। तो एलाइड पावर्स ने करीब 1916 में इटली को कई सारे कॉलोनीज़ का लालच दे दिया और कुछ हिस्सा देने का वादा किया ऑस्ट्रिया का, और इटली को भी इस युद्ध में खींच लिया। अभी तक यूएस इन सब युद्धों से अलग था, वो उसमें न्यूट्रल था। हालांकि यूएस की जो जनता है उसमें बहुमत यही था कि अगर यूएस इस युद्ध का साथ देता तो एलाइड पावर्स की तरफ से ही लड़ता, लेकिन यूएस ने कोई इसके ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट से डिक्लेयर नहीं किया था। अब 1917 में 2 बहुत ही बड़ी घटनाएं घटी। पहली घटना फरवरी 1917 में हुई थी कि रशिया में एक क्रांति हो गई, क्योंकि युद्ध के कारण रशिया की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होने लगी थी। तो रशिया में क्रांति हुई और वहाँ पे कम्युनिज्म का प्रचार काफ़ी ज़्यादा फैल गया था। उस टाइम पे लेनिन पावर में आ गए और लेनिन ने जो है जर्मनी के साथ एक समझौता करके अपने आप को युद्ध से अलग कर लिया। ये एक बड़ी घटना थी। दूसरी घटना ये थी कि जर्मनी के नेवी ने यूएस के कुछ नेवी पे हमला कर दिया था। अब जानबूझ के किया अनजाने में किया वो मायने नहीं रखता, लेकिन यूएस को ये बात ख़राब लगी। तो यूएस भी करीब 2-3 महीने के बाद बातचीत के बाद, धमकी के बाद फाइनली युद्ध में आ ही गया। तो जब यूएस भी युद्ध में आ गया तो जर्मनी काफ़ी कमज़ोर पड़ने लगा और जर्मनी की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ख़राब होने लगी थी। वो उतना लड़ नहीं पा रहा था, उसको इतने फाइनेंस की दिक्कत बहुत आने लगी थी और उसके देश समर्थन करने वाले भी धीरे धीरे पीछे हटने लगे थे। ऐसे ही जर्मनी की स्थिति लगातार ख़राब होती गई और अंत में जर्मनी के सैनिकों ने ही वहाँ पर विरोध कर दिया और इसका फिर अंत हो गया 11 नवंबर 1918 को। ये वो डेट थी जब जर्मनी ने फाइनली सरेंडर कर दिया और विश्व युद्ध ख़त्म हो गया। तो ये विश्व युद्ध लगातार 4 सालों तक चला और इसने बहुत ही भीषण इम्पैक्ट डाला यूरोप के ऊपर, और इनफैक्ट ना सिर्फ यूरोप के ऊपर बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर। अब हम चौथे पार्ट में इस बात के ऊपर डिस्कस करते हैं कि इस युद्ध का इम्पैक्ट क्या पड़ा था।
तो ये वैसे भी बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, तो इसके इम्पैक्ट के बारे में हम बात करेंगे इसके अगले पार्ट में, इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। अभी तक जो मैंने बताया, मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। इसका एक रिटन आर्टिकल, इसका एक रिटन नोट्स भी मैंने लिखा है, जिसको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उसको भी आप लोग जाके विज़िट कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं। बाकी अगर कोई चीज़ लगी हो कि मुझसे छूट गया है, तो ज़ाहिर है उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स के अलावा आप मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो थैंक यू वेरी मच।